Hello everyone. So in the last lecture we talked about the Shazi and Manning equations. आज का लेक्चर का लेआउट कुछ इस तरह है कि सबसे पहले जो लेक्चर है वो कवर होगा, उसके बाद जो फर्स्ट क्विज़ है एंड द सेकंड असाइनमेंट वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा. तो लास्ट लेक्चर में हमने शेज़ी एंड मैनी इक्वेशन की डेरिवेशन देखी थी एंड वी सेड दैट जिस तरह इंटरनल फ्लोज में पॉइज़ेज लॉ एक सेंट्रल सिग्निफिकेंस रखता है, इसी तरह ओपन चैनल फ्लो में शेज़ी एंड मैनिंग इक्वेशन वो है जो कि आपको ओवरऑल फ्लो रेट्स, लॉसेस और डेप्थ ऑफ फ्लो इन सब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. फर्दरमोर you have to be very careful while applying it. इसके लिए कुछ we have a certain set of assumptions to apply this equation. उसमें सबसे important है यूनिफॉर्म डेप्थ. ठीक है, यूनिफॉर्म डेप्थ फ्लोज के लिए ऐसा फ्लो जब अपनी डेप्थ चेंज कर रहा है उस पर हम ये इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते. सेकेंडली इट्स फॉर स्टेडी फ्लो एंड फाइनली फॉर यूनिफॉर्म फ्लो. इन रियलिटी देयर इज़ नो यूनिफॉर्म फ्लो, बट हम एक assumption कंसिडर कर लेते हैं कि जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन है उसमें लेट्स से वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है. इसकी बेसिस पे हमने इक्वेशन डिराइव की थी. आज हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे टू क्लैरिफाई सम कॉन्सेप्ट्स एंड सी हाउ वी कैन एक्चुअली मेक यूज़ ऑफ दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन अप्लाई करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ डेटा यू आर गिवन. ठीक है, इस स्लाइड से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. द मेन पैरामीटर्स इन्वॉल्व्ड इन यूनिफॉर्म डेप्थ ओपन चैनल फ्लो आर द साइज एंड शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन. ठीक है, ओवरऑल फ्लो को जो गवर्न कर है, जो चीज़ हमें गिवन होनी चाहिए या हमने फाइंड करनी है, वो इनमें से है कि ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. व्हाट इज़ द साइज एंड शेप ऑफ द चैनल विच इज़ गिवन बाय एरिया एंड हाइड्रोलिक रेडियस. स्लोप क्या है चैनल की, जो लाइनिंग है चैनल की वो किस चीज़ से हुई हुई है, यानी जो shear स्ट्रेस है या जो फ्रिक्शन ऑफर कर रहा है चैनल टू वाटर, उसका जो क्वांटिटेटिव एक पैरामीटर है वो हमें गिवन होना चाहिए. एंड द एवरेज वेलोसिटी और फ्लो रेट इन द चैनल. वैसे मैंने इक्वेशन इट्स अ वेरी सिंपल इक्वेशन, but just like Poiseuille's law or maybe like the approach we used for turbulent internal flows even, कि वो अप्रोच कितनी आसान होगी अप्लाई करना है, कितना मुश्किल होगी, इट डिपेंड्स ऑन कि आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है. सही, जिस तरह फ्लो रेट अगर आपको नहीं गिवन था या वेलोसिटी नहीं गिवन थी आपको इंटरनल फ्लोज में, तो वो एक प्रोसेस आइट्रेटिव हो जाता था. क्यों? क्योंकि अब आप रेनॉल्ड नंबर नहीं फाइंड कर सकते. अगर आप रेनॉल्ड नंबर नहीं फाइंड कर सकते तो आप फ्रिक्शन फैक्टर नहीं फाइंड कर सकते, आप लॉसेस नहीं फाइंड कर सकते, प्रेशर लॉस नहीं फाइंड कर सकते. ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर गिवन. इसमें भी हम देखेंगे ज़रा 2-3 एग्जाम्पल्स को और कैसे हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो अफेक्ट करती है हमारी सोल्यूशन स्ट्रेटजी को. So example 10.3, इसमें क्या सिनेरियो हमारे पास, डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्लो रेट ऑफ अ गिवन चैनल विद फ्लो एट अ गिवन डेप्थ ऑफ्टन टर्म्ड द नॉर्मल फ्लो रेट और नॉर्मल डेप्थ समटाइम्स डिनोटेड बाय yn इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन. ठीक है, आपके पास ये चैनल है, उसकी ज्योमेट्री डिफाइंड है, आपके पास ये डायमेंशन गिवन है, ये डायमेंशन गिवन है, ये एंगल्स गिवन है. इसकी बेसिस पे आप इसका एरिया और पैरामीटर निकाल सकते हैं. फर्दर मोर यू आर गिवन द बॉटम, वी हैव टू यूज़ दिस इक्वेशन ऑलराइट, और हमने फ्लो रेट फाइंड करना है एंड फ्राउंड नंबर. द बॉटम ड्रॉप्स 1.4 फीट पर 1000 फीट. इसका मतलब है इसकी स्लोप जो है वो 1.4 डिवाइड बाई 1000. आपको स्लोप भी गिवन है, आप हाइड्रोलिक रेडियस निकाल सकते हैं, बेस्ड ऑन गिवन इन्फॉर्मेशन एरिया निकाल सकते हैं. द कैनाल इज़ लाइंड विद न्यू फिनिश कॉन्क्रीट. आपको मटेरियल गिवन है, इसके बेसिस पे आप एन निकाल सकते हैं. एसआई सिस्टम यूज़ करेंगे तो आप 1 यूज़ कर लेंगे के को. अगर आप ब्रिटिश सिस्टम यूज़ करेंगे तो के की वैल्यू एक हम डिफरेंट वैल्यू लेते हैं विच आई डोंट रिमेंबर कि एग्जैक्टली क्या वैल्यू थी, लेकिन इट्स गिवन इन द बुक एंड मे बी इन द प्रीवियस स्लाइड्स. खैर, इट इज़ नोन. तो इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन, आप आराम से क्यों निकाल सकते हैं. तो
इसलिए ये आप खुद एग्जांपल देखेंगे, इसको हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। फर्दर मोर इधर क्या ड्रॉ किया गया है कि फ्लो रेट एन से किस तरह इफेक्ट होता है। लेट्स से एक्चुअल हम कैनाल की बात करते हैं, ठीक है, इसमें भी कैनाल की बात ही हो रही है, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल वाटर बॉडी होती है, कैनाल मैन मेड होती है, तो इसकी लाइनिंग किस तरह करनी है हम खुद डिसाइड करते हैं, तो इट्स एन इंजीनियरिंग डिसीजन। आप देख सकते हैं फिनिश कॉन्क्रीट एज़ कम्पेयर टू ब्रिक, एसफॉल्ट एंड रबल मेसनरी। सबसे कम जो फ्रिक्शन ऑफर कर रहा है वो फिनिश कॉन्क्रीट है। अब कैनाल का मकसद ही वाटर ट्रांसपोर्ट है एंड वी वुड लाइक कि उसका फ्लो रेट मैक्सिमाइज हम करें, तो इसलिए आपको इन जनरल कॉन्क्रीट के मिलेंगे। बट अगेन देयर इज़ प्राइस सिनेरियो एज वेल कि इन चीज़ों की कॉस्ट भी डिफरेंट है, तो ओवरऑल जो एक डिसीजन होता है वो टेक्निकल प्लस इकोनॉमिक बेसिस पे किया जाता है। तो बट टेक्निकली फिनिश कॉन्क्रीट ऑफर्स लीस्ट रेजिस्टेंस एंड हैंस हाईएस्ट फ्लो रेट, ठीक है। तो आप कैनाल को इनमें से जिससे भी लाइन करेंगे वो एक्चुअली डिक्टेट करेगा कि कैनाल का फ्लो क्या होगा। एंड अगेन अगर मैं इनिशियल पार्ट कंक्रीट से करता हूँ और लेटर पार्ट लेट से एसफॉल्ट से करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि पहले फ्लो रेट ज़्यादा होगा फिर कम हो जाएगा। कैनाल में फ़्लो रेट कांस्टेंट रहना है। जो पूरे कंक्रीट का कैनाल है उसमें फ़्लो रेट ज़्यादा रहेगा, जो पूरे एसफॉल्ट का है उसमें कम होगा, और जो लेट से आधा कंक्रीट का है आधा एसफॉल्ट का है तो उसको दोनों की एक एवरेज फ्रिक्शन ऑफर हो रही होगी, तो उसका जो फ़्लो रेट भी होगा वो मिड वे होगा। एग्जाम्पल 10.4 किस सिनेरियो की है? इन सम इंस्टेंसेस अ ट्रायल एंड एरर और आइट्रेटिव मेथड मस्ट बी यूज्ड टू सॉल्व फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल. This is often encountered when the flow rate, channel flow and slope channel material are given and the flow depth is to be determined. जब आपको flow depth नहीं given होगी तो उसमें आपके पास जो approach है वो बहुत straight forward नहीं रहती। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास example है, इसमें हम देखेंगे ये approach इतनी straight forward क्यों नहीं रहती। पिछला channel ही जो आपको given था वही channel है, इसमें आपको y नहीं given, instead of y you are given the flow rate which is 10 meter cube per second and वो क्या था, फिनिश कंक्रीट था उसमें मटेरियल, इसमें जो लाइनिंग भी है वो वीडी है, ठीक है, वीड उगाती है, वो जो क्या नाम है घास टाइप सी होती है। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है? अगेन इक्वेशन हमारे पास यही है, आपको पता है ए में भी वाई यूज़ हो रहा होगा एरिया में और हाइड्रोलिक रेडियस में भी वाई यूज़ हो रहा होगा, इस तरह इस इक्वेशन में वाई एम्बेडेड है। नाउ अब हम इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो Q हमें गिवन है, अगेन वीडी चैनल है, N हम फाइंड कर सकते हैं, स्लोप पिछले एग्जांपल में गिवन थी पिछली, हम वही यहाँ यूज़ करेंगे। तो हमने A और R फाइंड करना है, दे आर डिपेंडेंट ऑन Y, तो फर्स्ट वी हैव टू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ Y। तो लेट्स सी हाउ टू डू दैट। सॉरी, अब ये ट्रेपेजॉइड है, इसका एरिया फाइंड करने के मल्टीपल तरीके हैं, इक्वेशंस भी हैं कि ट्रेपेजॉइड का एरिया क्या होता है, बट एक सिंपलर अप्रोच इज़ कि आप इस ट्रेपेजॉइड को रेक्टेंगल और दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करना है। ऑलराइट, अब इसका एरिया इज सिंपली एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स प्लस द रेक्टेंगल। फर्दर मोर इरेजर, फर्दरमोर अगर ये एंगल 40 है तो ये एंगल भी 40 है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों एंगल 40 हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे लिखा गया, आप देख सकते हैं, एक्चुअली ये 12 फीट है, इसको मीटर्स में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है, ये मीटर्स में जब आप 12 फीट को कन्वर्ट करेंगे तो देन यू गेट 3.66। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज सिंपली दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू dimensions, so 12 feet which is 3.66 meter multiplied by y, so 3.65, ये हो गया आपका rectangle। अब दो ट्रायंगल की तरफ आते हैं। what is area of triangle? half into base into height, height is y, all right, height y हो गई, half हो गया मल्टीप्लाइड बाय, अब हमने y को यूज़ करना है और हमने ये फाइंड करनी है। तो परपेंडिकुलर, दिस इज़ परपेंडिकुलर, जो भी एंगल के सामने हमारे पास एज होता है दैट इज़ परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट एज इज़ हाइपोटेन्यूज, ठीक है, दिस इज़ परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट एज इज़ हाइपोटेन्यूज, और यू गेट
किया, ये हमारे पास बेस हो गया। सो अगर हमने इन दोनों को यूज़ करना है तो वी हैव टू यूज़ tan. So tan 40 is equal to perpendicular over hypotenuse. So hypotenuse is tan 40 divided by okay, let me write it here. Tan 40 is equal to perpendicular by base. हमने बेस फाइंड किया, so base is equal to perpendicular which is y divided by tan 40. अब क्योंकि दो ट्राइंगल्स हैं तो ओवरऑल एरिया फाइंड करने के लिए हमने एक तो 1/2 ये आया हुआ था जो 0.5 लिख दिया, और दो ट्राइंगल इसलिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरे पास ये इक्वेशन रह जाएगी y मल्टीप्लाई बाय y बाई tan 40. ऑलराइट, नाउ कमिंग टू पैरामीटर. पैरामीटर मेरे पास क्या है, ये लेंथ, this length plus this length plus this length. All right, so perimeter is this length y plus, अब मैं अगेन मैं चाहता हूँ मेरा जो भी रिलेशंस आए उसमें y हो, तो अब मैं परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को आपस में रिलेट करना चाहता हूँ. तो वी नो साइन gives us this relation between perpendicular and hypotenuse. So sin 40 is equal to perpendicular over hypotenuse. और मुझे hypotenuse चाहिए और 2 times चाहिए, तो प्लस 2 multiply by perpendicular is simply y divided by sin 40. which is this equation. ठीक है, तो हमने एरिया भी इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर लिया और परपेंडिकुलर भी इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर लिया. नाउ हाइड्रोलिक रेडियस सिंपली रेशियो ऑफ एरिया टू पैरामीटर और वेटेड पैरामीटर. तो दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय दिस इक्वेशन, दिस इज योर हाइड्रोलिक रेडियस. सो Q के लिए हमारे पास ये इक्वेशन थी. n हमने फाइंड करना है, इसमें वैल्यू प्लग इन की है. ये हाइड्रोलिक रेडियस हो गया, ये स्लोप हमें जो गिवन थी, ये एरिया हो गया, और 10 गिवन था हमें फ्लो रेट इस सॉरी हाँ 10 इधर है. ऐसा यूज़ करें तो जो कैपा है के वो 1 है, और n हम देख लेते हैं वीडी के लिए. एनोटेशन डिस्कार्डेड. ठीक है, वीडी के लिए वी हैव n 0.030. ऑलराइट, और जो हमने पिछले में यूज़ किया था फिनिश्ड कॉन्क्रीट, उसमें भी ये 0.012 गया है, तो n is 0.03. 0.03 ये सारी वैल्यूज अगर हम प्लग इन करें और इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म की आ जाती है. व्हाट इज दिस डूइंग हियर, आई डोंट नो, इट इज सपोज्ड टू बी समवेयर एल्स. ऑलराइट, इसको हम डिलीट कर देते हैं. तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ गई. अब ये इक्वेशन बनाई जा सकती है, ठीक है, बाय डूइंग सम अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, बट हमने इसको सॉरी ये एक्चुअली यहाँ पे था, बट इट इज़ y raised to power 10, यानी इसके 10 सॉल्यूशंस हैं, y की 10 डिफरेंट हमें वैल्यूज़ मिलेंगे. ठीक है, और इसको जब हम 10 वैल्यूज़ को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, अब हमें वैल्यूज़ नहीं गिवन, लेकिन इन एग्जाम्पल इट्स रिटर्न के उनमें से सिर्फ एक मीनिंगफुल वैल्यू बना रही है, जिसका क्या मतलब है कि बाकी जो आपके पास 9 वैल्यूज़ हैं मोस्ट प्रोबेबली दे आर आइदर नेगेटिव और इमेजिनरी. ठीक है, बट अगेन ये हमारे पास कंप्यूटर हो, हम मैटलैब इसको सॉल्व करें तब हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, बट माय अपॉलॉजीज. मकसद ये बताना था कि इस केस में आपके पास जो आगे एनालिटिकली आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आपको हिट एंड ट्रायल, ये आप तो आपके पास कंप्यूटर्स होते हैं, तो थ्रू आइट्रेटिव सॉल्वर्स, आइट्रेशन बेस्ड सॉल्वर्स जो हैं उनके मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे. तो इस केस में y हमारे पास 1.5 आ गया.
बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन फॉर डिफरेंट फ्लो रेट्स y फाइंड किया गया और उसको प्लॉट किया गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, जब हम q को डबल करेंगे, लेट्स से q 5 है तो y 1 है, जब q 10 है तो y 2 नहीं हुआ, y इज़ 1.5, q 20 हुआ, इवन देन y इज़ ओनली लेट्स से 2.2। तो q ज़्यादा बढ़ रहा है और y कम बढ़ रहा है। तो इस तरह के ग्राफ्स हम प्लॉट करते हैं जस्ट टू सी द ट्रेंड एंड जस्ट टू हैव एन आइडिया हाउ थिंग्स चेंज, ऑलराइट। Example 10.6, there can be cases when material of the channel is not uniform. ओवरऑल जो चैनल का क्रॉस सेक्शन है वो एक मटेरियल से लाइन नहीं है, उसका एक पार्ट डिफरेंट मटेरियल से लाइन है, दूसरा पार्ट डिफरेंट मटेरियल से लाइन है। ये एक क्रॉस सेक्शन में भी हम बात कर सकते हैं और हम अलॉन्ग द चैनल भी बात कर सकते हैं। A drainage ditch may have a rocky bottom surface with concrete walls to prevent erosion. Thus, the effective end will be different for shallow depths than for deep depths of the flow. ठीक है? Let's say drainage ditch है, तो उसको नीचे तो हमने रॉकी सरफेस दी हुई है, लेकिन साइड पे कंक्रीट वॉल्स दिए ताकि इरोजन ना हो। इसकी वजह से जब उसकी डेप्थ चेंज होती जाएगी तो देखिए बॉटम सरफेस के साथ तो वो इन कांटेक्ट है ही, तो जितनी भी आपके पास रॉकी बॉटम है वो जितनी फ्रिक्शन दे रहा है वो तो हमेशा आप उसको अकाउंट में ले रहे होंगे, बट जिस तरह उसकी डेप्थ प्लस माइनस होगी जो वाटर है ड्रेनेज डिच में, उसकी वजह से वो कितनी कंक्रीट सरफेस के साथ उसमें है इन कांटेक्ट वो चेंज होगी और उसकी वजह से जो एन की इफेक्टिव वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। Similarly, a river channel may have different values of n appropriate for its normal channel and during its flood stage. Normal लेट्स से सिर्फ रॉकी और हाँ रॉकी बॉटम है लेट्स से रिवर का, अब साइड पे उसकी ग्रीनरी है, जब फ्लड स्टेज में रिवर आता है तो वो इतना चढ़ जाता है कि आसपास की जो ग्रीनरी और ग्रासी सरफेस है वो भी रिवर के अंदर आ जाती है। और पाकिस्तान में तो ये बहुत कॉमनली हम देखेंगे क्योंकि हमारे जो रिवर्स हैं उनकी जो डेप्थ है वो थ्रू आउट द ईयर बहुत ज़्यादा वेरी करती है। तो बेस्ड ऑन कितना पानी है दरिया में उसका जो वेटेड पैरामीटर है वो सिर्फ रॉकी है बॉटम है या वो ग्रासी साइड्स भी उसकी आ रही है या इवन बॉटम भी अब उसका कुछ हद तक ग्रासी हो चुका है क्योंकि वो इतना चढ़ है कि आसपास की ग्रीन सरफेस पे भी रिवर अब बह रहा है, तो उसकी बेसिस पे एन को हम चेंज कर लेते हैं। तो इसकी सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन जो है तो वो आपको यहाँ गिवन है। यहाँ पे एक तरह का क्या नाम है बॉटम सरफेस एंड साइड सरफेस है जिसका एन 0.02 है, यहाँ पे एक और तरह का यहाँ पे रॉकी है कह लो, यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ है एन और कम है, और यहाँ पे वीडी या ग्रासी है जिसका एन सबसे ज़्यादा है, इसको हम वीडी ही कहेंगे। स्लोप भी आपको गिवन है, तो इस केस पे हम फाइंड करना चाहते हैं जब हमारे पास ओवरऑल फ्लो रेट क्या होगा, ऑलराइट, एंड डेप्थ इज गिवन, दिस इज 0.8 एंड दिस इज 0.6। इस सिचुएशन में बेसिकली क्या कर लेते हैं, हम कर लेते हैं कि जो भी फ्लो रेट अलग अलग इसको हम 3 इंडिविजुअल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। दिस इज योर वन पार्ट, आपका वन ये पार्ट है, दिस इज योर सेकेंड पार्ट एंड दिस इज योर थर्ड पार्ट। ज़्यादा ख़राब हो गया ये, लेट मी इरेज इट एंड ड्रॉ इट अगेन। यूनिवर्सिटी से हमें डिजिटल पैड्स मिलने थे जिसकी मदद से हम ड्राइंग्स एंड इक्वेशन बहुत आराम से लिख सकें, बट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दोज। होपफुली जब ये सेमेस्टर एंड हो जाएगा तब हमें डिजिटल राइटिंग पैड्स भी मिल जाएंगे, बट फॉर नाउ अभी मुझे माउस से ही लिखना या ड्रॉ करना पड़ता है, तो माय अपॉलॉजीज़ अगर इट्स नॉट वेरी क्लियर। तो हमारे पास उसी तरह की इक्वेशन है, अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल फ्लो रेट्स फाइंड कर लेंगे, उनको एडअप कर लेंगे, वेरी सिंपल अप्रोच। उसके लिए हमें ये इक्वेशन एन हमें गिवन है, अगर इन्होंने हमें सरफेस बता दी होती तो हम जो टेबल है उससे एन की वैल्यू देख लेते हैं। स्लोप गिवन है और स्लोप पूरे चैनल की सिमिलर रहेगी, इन जनरल ऐसा ही होता है कि जो बॉटम सरफेस की स्लोप है वो सेम रह रही है। इसकी अभी हाइट और इन दोनों की डेप्थ डिफरेंट है, लेकिन ये अलॉन्ग द रिवर अगर हम मूव करें तो ये डेप्थ किस तरह चेंज होगी वो हमें इसमें एक सिमिलैरिटी मिलेगी। बट लेट्स से अगर वो स्लोप डिफरेंट भी होती तब भी हम सिंपल इस स्लोप को भी इंडिविजुअली
इसकी जो वैल्यू है उसको यूज़ कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है कि फ्लो रेट हर चैनल के पार्ट का अपना है, उसका जो है मैनिंग कोएफिशिएंट वो अपना है, एरिया अपना है, हाइड्रोलिक रेडियस अपना, स्लोप सिमिलर है। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एरिया एंड हाइड्रोलिक रेडियस। उसके लिए हाइड्रोलिक रेडियस के लिए हमें एरिया और पैरामीटर दोनों चाहिए। सो वी फाइंड एरिया एंड वेटेड पैरामीटर। 1, व्हाट इज इट्स एरिया? एरिया ये है कि जिस पार्ट में फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका एरिया। तो इट इज सिंपली 3 फीट इंटू 0.6 विच इज़ 1.8 फीट। ठीक है, अब उसका पैरामीटर अगर हम देखें तो इट इज़ वेटेड पैरामीटर। जो ये पार्ट है, ठीक है, ये वेटेड पैरामीटर में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर आपस में इन कांटेक्ट है, जो कि दूसरे पे विस्कस इफेक्ट्स डाल रहे हैं, बट क्योंकि ये अवे फ्रॉम द सरफेस है, यहाँ पे जो शियर स्ट्रेसेस हैं वो उस तरह हम उनको इम्पॉर्टेंट नहीं लेंगे एज़ कम्पेयर टू जो कि शियर स्ट्रेस आपकी बॉटम सरफेस जो है, जो बॉटम या साइड सरफेसेस हैं, ठीक है, वो लगा रहे हैं, क्योंकि हमने इसको एज अ वॉल शियर स्ट्रेस ट्रीट करना है। तो इट्स नॉट अ वॉल जो कि ये सरफेस है। तो वेटेड पैरामीटर हमारा जो होगा वो सिंपली दिस 3 फीट प्लस 0.6, सो 3.6 फीट होगा। हाइड्रोलिक रेडियस इज़ वेरी सिंपल, हाइड्रोलिक रेडियस इज़ एरिया बाय पैरामीटर, उससे आप निकाल लेंगे n इज़ गिवन। दूसरा देखते हैं, इसका एरिया क्या है? ये आपको 2 फीट गिवन है और ये कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 0.8, यहाँ से यहाँ तक 0.6, सो इट इज़ 1.4। 1.4 इंटू 2 इज़ 2.8। ये एरिया गिवन है। अब इसका पैरामीटर क्या है? सिर्फ इतनी सरफेस पैरामीटर है, ठीक है, यहाँ से लेके ये और ये, अगेन ये जो ये पार्ट है ये पैरामीटर में इंक्लूडेड नहीं है। सो इट इज़ 2 फीट प्लस 0.8 फीट प्लस 0.8 फीट, सो इट्स अगेन 3.6 फीट। हाइड्रोलिक रेडियस आप फाइंड कर लेंगे, एन आपको गिवन है। जो ये पार्ट है और जो ये पार्ट है, इनका एरिया पैरामीटर दोनों का सेम है, तो उस केस में ये दोनों सिमिलर है, सिर्फ इनका एन डिफरेंट है। आपके पास सारी वैल्यूज़ नॉन है, आप सिंपली Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 फाइंड कर लेंगे। यू जस्ट हैव टू प्लग इन वैल्यूज़ एंड फाइंड द रिजल्ट। अब एक और इसकी, ये हमारे पास फ्लो रेट हमने फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। अब हम थोड़ा एन इफेक्टिव की बात करते हैं, विच इज़ अगर हमने पूरे चैनल को, उसके क्रॉस सेक्शन को एक मैनिंग कोएफिशिएंट देना हो तो हम कौन सी वैल्यू दे सकते हैं? उसके लिए हमें फ्लो रेट पता होना चाहिए और हम ओवरऑल ये इक्वेशन लिख लेते हैं पूरे चैनल के लिए। ऑलराइट, सो वी नीड टू नो द फ्लो रेट, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं और हम इस वैल्यू को यूज़ करेंगे, बट विदाउट नोइंग इट वी कैन नॉट फाइंड एन इफेक्टिव। इट इज़ सिमिलर टू आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऑलराइट, तो और ये कंप्लीट एरिया होगा, ये कंप्लीट हाइड्रोलिक रेडियस होगा। फॉर कंप्लीट एरिया वी कैन सिंपली ऐड अप द एरियाज, एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3, टोटल एरिया फाइंड कर लिया। फॉर कंप्लीट पैरामीटर वी कैन ऑल्सो ऐड पैरामीटर्स, क्योंकि हम ये तो कंसिडर कर ही नहीं रहे थे। 1 के थ्रू हमारे पास ये पैरामीटर आ गया, 2 के थ्रू हमारे पास ये पैरामीटर आ गया, 3 के थ्रू हमारे पास ये पैरामीटर आ गया, ओवरऑल चैनल का पैरामीटर भी आ गया। ठीक है, ये एरिया आ गया, ये पैरामीटर आ गया। हाइड्रोलिक रेडियस उन दोनों की हमने रेशियो ले ली, तो हमारे पास हाइड्रोलिक रेडियस 0.593 आ गया। सही। द फ्लो रेट इज़ गिवन बाय दिस विच कैन बी रिटन एज, ये इक्वेशन हमने लिख ली। अब हमें हर चीज़ गिवन है एक्सेप्ट एन इफेक्टिव। हमने इसको रीअरेंज करके एन इफेक्टिव फाइंड कर लिया, विच इज़ 0.0179। और आप देख सकते हैं कि बेसिकली हर जो क्रॉस सेक्शन है चैनल का, उसने अपने एक एन की वेटेज दिया टूवर्ड्स ओवरऑल। तो इसकी वैल्यू जो हमेशा होगी वो स्मॉलेस्ट वैल्यू से ज़्यादा होगी और हाईएस्ट वैल्यू से कम होगी, उसके दरमियान में कोई वैल्यू होगी। तो वी कैन सी आर वैल्यू 0.0179 which is in between the smallest value which is 0.015 and highest value which is 0.03। ठीक है, एंड इट इज़ जनरल, हमेशा ऐसा ही होगा। एन इफेक्टिव जो होगा वो कभी भी लोएस्ट एन से कम नहीं होगा और कभी भी हाईएस्ट एन से ज़्यादा नहीं होगा। सो आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर। Best hydraulic cross section, it is a very useful concept in open channel science, you can say.
One type of problem often encountered in open channel flows is that of determining the best hydraulic cross section defined as a section of the minimum area for a given flow rate. Let's say I have decided कि मैंने इतना flow rate चाहिए मुझे कैनाल में, मैंने हुंजा से पानी सप्लाई करना है रावलपिंडी में पानी की डिमांड इतनी है, उसकी बेसिस पे मैंने इतना फ्लो रेट मुझे चाहिए. नाउ आई वांट कि मेरा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मिनिमम में दूँ कि मैं फ्लो रेट अचीव कर सकूँ फॉर अ गिवन फ्लो रेट. मेरे पास मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, तो वो जो क्रॉस सेक्शन जो मिनिमम एरिया देगा दैट इज़ नोन एज बेस्ट हाइड्रोलिक क्रॉस सेक्शन. ठीक है, मिनिमम एरिया इज इंपॉर्टेंट हियर. वी नो दिस इक्वेशन फॉर Q बाय यूजिंग हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू A बाई P. इसमें अगर मैं पुट करूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई. इसको थोड़ा सा मैंने अलजेब्रिकली मैनिपुलेट करूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई. इसको अगर मैं रीअरेंज करूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई. नाउ फॉर गिवन चैनल मेरे पास लेट से ये सब चीज़ें गिवन है. स्लोप मैंने कहा मैं इतनी ही रखूँगा. एन बी मटेरियल डिसाइड हो गया. फ्लो रेट मुझे इतना चाहिए कि इतना चाहिए. अब अगर मैं मिनिमम एरिया चाहता हूँ तो मैंने ऐसा पैरामीटर, जितना मैं पैरामीटर को मिनिमाइज़ करूँगा उतना ही मेरा एरिया मिनिमाइज़ होगा. तो इट इज़ अ वेरी यूज़फुल रिजल्ट. दस अ चैनल विद मिनिमम एरिया इज़ द वन विद मिनिमम पैरामीटर एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन दिस वे जब मेरा एरिया मिनिमम है ना, एरिया इज़ रिलेटेड टू खुदाई ऑफ चैनल, एक्सकेवेशन ऑफ चैनल. जितना एरिया ज़्यादा होगा मुझे उतनी ही खुदाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, उतना ही बंदा मुझे ज़्यादा चाहिए, उतनी मेरी मशीनरी ज़्यादा लगेगी, उतनी ही मेरी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी. और पैरामीटर क्या है, पैरामीटर में आपको पता है पैरामीटर पे चैनल लाइन हुआ है. अगर मैंने उस पर कॉन्क्रीट लाइनिंग करनी है तो जितना भी पैरामीटर है, पैरामीटर सिंपली मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. तो अगर मैं सिर्फ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ तो क्रॉस सेक्शन में जितना भी मटेरियल लगना है, लाइनिंग होनी है, वो पैरामीटर बताएगा मुझे. ठीक है, हो सकता है एरिया बहुत ज़्यादा हो पर पैरामीटर बहुत कम हो. ठीक है, एरिया पैरामीटर आपको पता है दोनों मतलब डिफरेंट क्वांटिटीज़ है. ऐसा नहीं है कि इन जनरल कि एक शेप है उसका पैरामीटर ज़्यादा है तो एरिया भी ज़्यादा है. ऐसा हो सकता है कि एक शेप का एरिया ज़्यादा हो दूसरे से पर उसका पैरामीटर कम हो. ऑलराइट, तो ये एक यूज़फुल रिजल्ट हमने सिर्फ इसकी बेसिस पे देखा है कि एरिया एंड पैरामीटर आर डायरेक्टली रिलेटेड. कि अगर मैं पैरामीटर ज़्यादा करूँगा तो ये एरिया भी ज़्यादा होगा एंड द अदर वे अराउंड बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन बिटवीन दैम. सो अगर मेरे पास फ़ायदा मुझे यह कि मैं अपना एरिया मिनिमाइज़ करने के लिए मुझे पैरामीटर भी मिनिमाइज़ करना है, तो मुझे एक्सकेवेशन भी कम करनी पड़ेगी ड्यू टू मिनिमम एरिया और मुझे लाइनिंग भी कम से कम लगानी पड़ेगी. अगेन कॉन्क्रीट मेरे एक कॉस्ट है ये, वो भी कम से कम होगी. सो फॉर इफ़ आई फाइंड द बेस्ट हाइड्रोलिक क्रॉस सेक्शन, मेरा एक्सकेवेशन भी मिनिमाइज्ड है एंड मेरे मटेरियल यूजेज भी मिनिमाइज्ड है. नाउ फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स वी हैव द फॉलोइंग रिजल्ट्स. अगर मैंने रेक्टेंगुलर रखना है सेक्शन तो अगर उसकी विड्थ b है तो उसकी जो हाइट है वो b/2 होनी चाहिए. ठीक है, अगर ट्रेपेजॉइड है तो उसका ये अगर b है लेंथ तो उसका ये जो स्लोप, ये जो हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल, ये भी b होना चाहिए. इसकी वजह से जो डेप्थ है वो डेल्टा 3b/2 होगी. ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री रखना है मैंने. अगर ट्रायंगल है तो इसको मैंने 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल रखना है. तो ये कुछ रिज़ल्ट है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं टू मेक श्योर कि हमारे पास एरिया एंड पैरामीटर मिनिमाइज्ड रहे. हमारा जो टॉपिक है आज का हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे. लेट मी सी, होपफुली रिकॉर्डिंग हो रही है. बिल्कुल हो रही है. अब हम असाइनमेंट और जो था क्विज़ वो डिस्कस करेंगे. पहले क्विज़ डिस्कस कर लेते हैं. Rate these dimensionless parameters based on their significance in determining the flow behavior of a river. No explanation is required. Very straightforward question, I would say. जब भी आपके पास ओपन चैनल फ्लो है उसमें ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट.
और आपने देखा था हम इक्वेशंस में फ्राउड नंबर को देख रहे हैं, तो फ्राउड नंबर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रेनॉल्ड नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है इन जनरल, लेकिन हमने बात की थी जो ओपन चैनल फ्लो में हमारे पास फ्लोज होते हैं दे आर इन द रेंज ऑफ होली टर्बुलेंट फ्लोज, तो वो इंडिपेंडेंट रेनॉल्ड नंबर रेंज में जा चुके हैं। तो हमारे लिए उस रेंज को अचीव करना तो इम्पॉर्टेंट है, बट विद इन दैट रेंज वेयर वी लाई इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, और वो रेंज काफ़ी बड़ी होती है। लेट्स से 1 लाख से लेके 50 लाख तक रेंज है, ठीक है। दीज आर नॉट द एग्जैक्ट नंबर्स बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। तो अगर मेरे पास एक्चुअल रिवर 50 लाख रेनॉल्ड नंबर पे बिहेव कर रहा है, तो मैं उसका जो लेबोरेटरी मेरा इक्विवेलेंट है जो कि मेरा मॉडल है वो मैं 1 लाख रेनॉल्ड नंबर की बेसिस पे भी बना सकता हूँ। तो रेनॉल्ड नंबर बिकम सेकेंडरी एंड वेबर नंबर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल इन द केस ऑफ रिवर्स, बिकॉज वी हैव अ फ्री सरफेस, बट उस पर सरफेस टेंशन इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल एंड विस्कस इफेक्ट्स और इनर्शियल इफेक्ट्स, ठीक है। तो कुछ लोगों ने रेनॉल्ड नंबर ऊपर लिखा, कुछ लोगों ने फ्राउड लिखा, बट कुछ ने वेबर भी निकला एंड दैट वेबर भी लिखा एंड दैट इज़ सरप्राइजिंग। खैर रेनॉल्ड और ये आई एक्सपेक्टेड के सारे ठीक करेंगे। जब सेकेंड क्वेश्चन है रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ अ विंड टर्बाइन इज गिवन बाय दिस, विच डायमेंशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट एल, टर्बाइन डायमीटर, ब्लेड थिकनेस, टर्बाइन हाइट। More than one option might be correct. Briefly explain your choice. I guess जब क्विज हो रहा था तो मैंने इसको रिफ्रेश करवा दिया, तो मैंने कहा था इसको भी अगेन आप एक्सप्लेनेशन दिए बगैर प्रायोरिटी वाइज लिख दें कि सबसे बेहतर कौन सा इनमें से होगा और सबसे कम बेहतर कौन सा पैरामीटर होगा जिसे हम एज अ लेंथ चूज़ कर सकेंगे। नाउ इट इज़ अ ट्रिक क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप इसका जवाब नहीं देते तो आई विल बी ऑल राइट विद दैट, क्योंकि इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अभी नहीं पता थी। Even then some students were able to answer it correctly because it was discussed in class. तो सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो टर्बाइन की जो होती है वो ब्लेड थिकनेस होती है, क्योंकि जो फ्लो अब तो आप जिस तरह पढ़ चुके हैं फ्लो सेपरेशन जो होनी है बाउंड्री लेयर लैमिनार से टर्बुलेंट होनी है, वो हर चीज़ डिपेंड कर रही है कि ब्लेड की थिकनेस कितनी है, ठीक है। इसलिए इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आ जाता है टर्बाइन हाइट। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर बनती है। हमने एक टॉपिक हमें एक वैसे डिस्कस करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं किया। हमारा जो चैप्टर था ओपन चैनल फ्लोज में, उसमें हमारे पास बाउंड्री लेयर जो है ना, जिस तरह किसी भी सॉलिड बॉडी के ऊपर बाउंड्री लेयर बनती है, इसी तरह एटमॉस्फेयर में भी बनती है। क्यों? क्योंकि नीचे ग्राउंड है, ग्राउंड स्टेशनरी है। एटमॉस्फेरिक फ्लोज ने ज़ीरो वेलोसिटी पे आ जाना है व्हेन दे आर इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। इस वजह से आप देखें जिस तरह हम ऊपर जाते जाते हैं हवा तेज़ होती जाती है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर बनती है। और टर्बाइन हाइट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि हम एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर में कहाँ लाई कर रहे हैं। देन कम्स टर्बाइन डायमीटर। अच्छा, आपने इन सब चीज़ों को इन टर्म्स ऑफ नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स देखना है। तो इन टर्म्स ऑफ नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स टर्बाइन डायमीटर डजंट प्ले अ बिग रोल। कि टर्बाइन कितना बड़ा है वो ओवरऑल फ्लो बिहेवियर कैसा होगा उसको बहुत इफ़ेक्ट नहीं करता। इफ़ेक्ट इस तरह करता है सिर्फ कि टर्बाइन की जो है डायमीटर जितना ज़्यादा होता जाएगा, फ्लूइड की जो वेलोसिटी है उसकी बेसिस पे चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा, तो जो v है वो बेसिस पे चेंज हो जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि वो स्ट्रिक्टली जो लेंथ है उससे रिलेट नहीं करे, इट इज़ मोर रिलेटेड टू वेलोसिटी। बट अगेन इट वाज जस्ट टू सी हाउ यू अप्रोच अ प्रॉब्लम अबाउट योर अ लिटिल बिट अबाउट योर क्रिटिकल थिंकिंग। बट आप अगर इसको सही से जवाब नहीं दे पाए तो इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल। बट कुछ स्टूडेंट्स ने वाकई इसका सही जवाब दिया है और एक दो ने एक्सप्लेनेशन लिखी है। आई गेस सारा ने एक्सप्लेनेशन लिखी है और सही एक्सप्लेनेशन लिखी है। सो आई गेस ये क्लास में डिस्कस हुआ था और उसी की बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा गया। नाउ फाइनली कमिंग टू दी असाइनमेंट। असाइनमेंट नंबर 2 में आपसे पूछा गया था कि ड्यूरिंग स्टॉलिंग लिफ्ट लूज क्यों होती है, लिफ्ट लॉस क्यों होता है। नाउ स्टॉलिंग में फ्लो सेपरेशन होती है इसलिए लिफ्ट लूज होती है। दिस इज़ नॉट द आंसर। फ्लो सेपरेशन में लिफ्ट क्यों लूज होती है,
ठीक है, दैट इज़ द क्वेश्चन कि स्टॉलिंग इज इक्वल टू फ्लो सेपरेशन. यू हैव टू टेल मी कि हाउ इज फ्लो सेपरेशन रिलेटेड टू स्टॉलिंग. उसमें जो एक आंसर है वो यही है कि जब स्टॉलिंग हो जाती है, चलो इसमें मुझे एक बहुत अच्छा रिसोर्स मिला हुआ है, मैं उसी को आपसे शेयर कर लेता हूँ, उसी पर डिस्कशन कर लेते हैं. ठीक है, दिस इज़ aviationstackexchange.com एंड व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फ्लो सेपरेशन ऑन लिफ्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रैग. आप इसको देख सकते हैं और इस पर काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन गिवन है, जो पहला कमेंट है. ठीक है, स्टॉलिंग में क्या होता है, इसीलिए कहते हैं नॉर्मली फ्लो यूँ आके उसने यहाँ से यूँ नीचे डाइवर्ट होना होता है. एज़ पर सेकेंड लॉ, एज़ पर थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एक्शन एंड रिएक्शन, अगर फ्लो नीचे डाइवर्ट हो रहा है तो एयरफॉइल पे अपवर्ड फोर्स लगती है, जो कि हमने बड़ी इन डिटेल डिस्कशन भी की थी कि हाउ लिफ्ट इज़ प्रोड्यूस्ड. जब स्टॉलिंग हो जाती है तो फ्लो सेपरेट हो जाता है, यानी अगर फ्लो यूँ आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि अब वो यूँ सीधा चला जाएगा. उसमें जो ये डाइवर्ट हो रहा था डाउनवर्ड्स वो नहीं हो रहा, इसलिए ओवरऑल जो फ्लो नीचे डाइवर्ट होता था वो नहीं हो रहा. एंड बेस्ड ऑन दिस हमारी जो लिफ्ट है वो कम हो जाती है. ऑल राइट. सेकेंडली, अगर हम प्रेशर्स की बात करें, फास्ट, काफ़ी स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि फास्ट मूविंग लैमिनार फ्लो की जगह अब टर्बुलेंट फ्लो है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लैमिनार सेपरेशन भी होती है, और जो फ्लो सेपरेशन है उसमें फ्लो किस तरह का है, यू हैव टू टॉक अबाउट इट, यू हैव टू टेल मी व्हाट्स हैपनिंग देयर. आपने कहा फास्ट मूविंग लैमिनार फ्लो की जगह टर्बुलेंट फ्लो है, इसकी वजह से लिफ्ट लूज़ हो जाती है. फॉर मी इट इज़ वेरी एम्बिगुअस, ये एग्जैक्टली नहीं बता रहा एक्चुअली क्या हो रहा है. एंड फर्दर मोर, अगर फ्लो सेपरेशन हो चुकी है तो वहाँ पे तो फ्लूइड बहुत कम है, तो वहाँ पे प्रेशर लो नहीं होना चाहिए. इस तरह के क्वेश्चंस हैं विच यू डिडंट आंसर. आपने एक स्टेटमेंट लिख दी विच आई पर्सनली बिलीव डजंट आंसर द क्वेश्चन. तो इसलिए इस बेसिस पे जिन लोगों ने ऐसे आंसर्स दिए हैं उनको मार्क्स, फुल मार्क्स नहीं मिले. अगर हम प्रेशर्स की टर्म्स में समझना चाहें तो उसमें भी उसी तरह ही है कि अब आप देख सकते हैं कि जब फ्लो यूँ जा रहा है और यूँ सीधा चला गया है, तो फ्लो को सीमिंगली ये लग रहा है कि एयरफॉइल की शेप इसके बजाय यूँ बाहर निकली हुई है. ठीक है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं फ्लो के कर्वेचर्स डिफरेंट हो गए हैं. और हमने बहुत डिटेल में बात की थी कि फ़्लो जिस तरह कर्व होगा उसके हिसाब से ही उसका प्रेशर चेंज होगा. तो अब क्योंकि फ़्लो ज़्यादा कर्व नहीं हो रहा, तो जो वो प्रेशर जो यहाँ पे सक्शन प्रेशर क्रिएट होता था, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता था. सक्शन प्रेशर इज़ सिंपली लो प्रेशर. यहाँ पे जो लो प्रेशर चेंज होता था क्रिएट होता था, यहाँ पे जो हाई प्रेशर क्रिएट होता था, वो दोनों कम हो जाते हैं. यहाँ पे सक्शन कम हो गई, यहाँ पे हाई प्रेशर भी कम हो गया, जिसकी बेसिस पे जो डिफरेंस था वो कम हो गया. ठीक है, और इधर ये इन्होंने प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन भी शो की हुई है. दिस इज़ कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर, इट्स लाइक ऑयलर नंबर. ठीक है, दिस शोज़ अगर फ्लो इनविसिड और सेपरेशन नहीं है, एंड दिस शोज़ अगर सेपरेशन हो रही है. आप इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट द मेजर पॉइंट इज़ कि अब जो, क्योंकि अब फ्लो उस तरह डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो उसने जितनी वो सक्शन क्रिएट करनी थी वो नहीं कर रहा. इसलिए अब यहाँ पे जो प्रेशर चेंज होना था आपस में वो कम हो चुका है. ऑल राइट, एंड ये इस तक काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन हुआ है. और ये जो ग्राफ भी, रिडक्शन इन द सक्शन प्रेशर एट द नोज़. ठीक है, जो ये एंड है इसको हम नोज़ कहते हैं, और जो ये एंड है उसको हम ट्रेलिंग एज कहते हैं. ठीक है, लीडिंग एज जो नोज़ है ये, और ये जो ये पार्ट है इट इज़ नोन एज ट्रेलिंग एज. और इसमें मज़ीद उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो ड्रैग है वो ज़्यादा क्यों होती है. अगेन यहाँ पे हमारे पास जो है प्रेशर वो ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो सक्शन प्रेशर था वो कम हो जाता. सॉरी, यहाँ पे हमारे पास प्रेशर मज़ीद लो हो रहा है, बट यहाँ पे हमारे पास सक्शन प्रेशर जो है वो कम हो गया. तो ओवरऑल इस एंड पे हमारे पास प्रेशर ज़्यादा हो रहा है और इस एंड पे कम हो रहा है, इस वजह से इस पर ड्रैग लगती है.
तो जस्ट गो थ्रू दिस इन डिटेल एंड आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन इट, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर नाउ। क्विज़ में आप लोग मैं ख्याल से ज़्यादती होती है अगर मैं आपसे ये चीज़ पूछता, बट इन एन असाइनमेंट यू हैड एम्पल टाइम। बहुत छोटा सा बेसिक क्वेश्चन था, तो ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था एग्जैक्टली। आई वॉन्ट से कि मैंने आपको आंसर बताया था एंड यू जस्ट हैड टू राइट इट, यू हैड टू गूगल इट, यू हैड टू अंडरस्टैंड इट। सो आप लोगों ने मेरे ख्याल से कुछ खास गूगल नहीं किया, जिन्होंने भी किया उन्होंने बहुत बेसिक एक्सप्लेनेशन दी है जो कि एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं करी व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर एंड अभी भी किसी को क्विज़ या असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो यू कैन आस्क मी। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।